जी हमारे नेशनल हेड इस कार्यक्रम में हमारे साथ सम्मिलित हो चुके हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका। तो ये बताइए कि नोएडा क्या तैयार है 28 और 29 मार्च के लिए? देखिए, नोएडा तो आधुनिक शहर है, उत्तर प्रदेश का एनसीआर है और हर अफसर ये चाहता है और नेता कि हमें नोएडा में एक कोठी मिल जाए और बड़ा फ्लैट ले लिया जाए। ये बड़ी मुश्किल है। तो जो चमक धमक और धन दौलत वाले लोग हैं उनके लिए नोएडा हमेशा बड़ा फलित हुआ है। और नोएडा राजनीतिक रूप से शहरी इलाका है तो सारी सीटें बीजेपी के खाते में हैं, चाहे लोकसभा की हो और चाहे विधानसभा की। तो समाजवादी पार्टी वहां से चुनाव अभियान की शुरुआत कर रही है, जिसका नाम दिया गया है पीडीए भागीदारी रैली, जिसके संयोजक राजकुमार भाटी जी यहां बैठे हुए हैं। ऐसे हालात को जानकर कि जहां हम चुनाव नहीं जीत सकते, जहां पर हमारा वोट नहीं है, विधानसभा में समाजवादी पार्टी को अधिकतम एक सीट पर 80,000 वोट मिला है, 50 से 80,000 के बीच मिलता है, और बीजेपी 2.5 लाख 3 लाख वोट पाती है। उसके बावजूद उन्होंने इस जगह को चुना। तो अखिलेश यादव की पार्टी और राजकुमार भाटी दोनों लोगों ने काफी हिम्मत दिखाई है। अच्छा, एक बात तो ये हो गई। दूसरा, नोएडा उत्तर प्रदेश के लिए इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हब है, निवेशकों को आकर्षित करने के लिए है। और जेवर एयरपोर्ट जो हिंदुस्तान का एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार की जिसे एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी बताते हैं, ये बीजेपी के पिछले कई सालों की मेहनत का एक परिणाम सामने आने वाला है। तो ब्रिजेश जी, बीजेपी उत्तर प्रदेश में तैयारी चाहे जब करे, लेकिन वो सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं है और हर तिकड़म से, हर कोशिश से वो सत्ता लेगी। अखिलेश यादव की पार्टी मुख्य विपक्षी दल है, वो 100 से ज्यादा सीटों पर, लगभग 108 सीटों पर, जहां पर वो पिछड़े थे वहां पर नोएडा से वो तैयारी शुरू कर रहे हैं। आज पीडीए का एक नारा जब लोकसभा में आया था तो वहां पर बीजेपी हार गई और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन उनका जीता। उस नारे के भरोसे विधानसभा चुनाव में भी ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसका परिणाम कैसा होगा ये तो क्या ये मैं मानूं कि ये चुनाव की शुरुआत है? 28 और 29 तारीख का ये जो कार्यक्रम है दोनों के, क्या ये चुनाव की शुरुआत है? स्वाभाविक रैलियों का दौर शुरू हो गया। अगले साल जनवरी में चुनाव न घोषित हो जाएंगे। तो अब तो अगर आप देखिए तो 9 महीना बचा है चुनाव का उत्तर प्रदेश में। और इस चुनाव में बीजेपी तो शहरी क्षेत्र में बहुत मजबूत है और अखिलेश यादव की पार्टी जहां से तैयारी कर रही वो बेहद कमजोर है। वो किस आधार पर वहां गए हैं ये उन्हीं से पूछा जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने 2 चीजें की हैं। एक ये कहा कि महिलाओं को हम 40,000 रुपया सालाना देंगे, यानी कि साल में 40,000 रुपया महिलाओं के लिए एक चुनावी ऐलान ही है ये। और अब मान लीजिए कि बीजेपी कह दे कि ये तो देंगे ना, हम अभी 30,000 20,000 अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो तो बिहार में उन्होंने करके दिखाया और वहां 10 दिया ना। मैं कहता हूं यहाँ 30,000 रुपए भी दे देगी सरकार। अब ये तो जनता के ऊपर है कि वो किसे वोट देगी, वो किसे कितना पसंद करती है जी। हिंदुत्व का एजेंडा, राष्ट्रवाद का एजेंडा, सबका साथ सबका विकास की बात। देखिए, लड़ाई सीधी है और इस लड़ाई में एक चीज तो जान लीजिए कि 2027 का विधानसभा चुनाव सपा और भाजपा सीधे लड़ रही हैं। अच्छा, क्या बाकी लोग कंधे पे बैठे हैं? देखिए, नोएडा में ज्यादा किसी का कुछ है नहीं। और आपको याद होगा कि अखिलेश यादव ने जब ये ऐलान किया था कि वो 40,000 देंगे और बिहार में भी इस तरह का ऐलान हुआ तो ज्यादा प्रतिक्रियाएं नहीं आई जी। लेकिन अब उन्होंने एक बात ये कही है कि असली सरकार और असली विकास 2027 में आएगा।
हर दल को अधिकार है कि वो ग्राउंड पे अपनी तैयारी करे। अगर अखिलेश यादव या राजकुमार भाटी ये तैयारी कर रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। योगी सरकार अपनी उपलब्धियों के आधार पर जाएगी चुनाव में, लेकिन नोएडा को लेकर जो एक मिथक है कि नोएडा का जो अभिशाप है, वो अभिशाप भी योगी आदित्यनाथ ने तोड़ा है। वो बार बार नोएडा गए और बार बार उस मिथक को तोड़ा कि जो लोग नोएडा जाते हैं वो सीएम नहीं बन पाते। 1988 में वीर बहादुर सिंह जब पहली बार गए थे और उसके बाद फिर नारायण दत्त तिवारी और जी वीरेन जी, उसके बाद मायावती की कुर्सी नोएडा जाने की वजह से गई, लोग ऐसा कहते हैं। और इसी अभिशाप के डर से मुलायम सिंह यादव, राजनाथ सिंह और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहते कभी मुझे नोएडा ध्यान है नहीं गए। राजनाथ सिंह ने तो डीएनडी का उद्घाटन इधर से किया था, दिल्ली साइड से, याद तो है? ये सब चीजें हैं। लेकिन आज सवाल ब्रजेश जी तैयारियों के साथ जी। एक और बड़ा है। एक सवाल मैं उछालता हूं कि इस देश में, इस प्रदेश में छात्र संघ खत्म कर दिया गया, जो नेताओं की नर्सरी हुआ करती थी। आने वाले वक्त में जब छात्र संघ से नेता निकलना बंद हो जाएंगे तो क्या खाली पूंजीपति, माफिया और गुंडा ही चुनाव लड़ पाएंगे? क्योंकि आने वाला वक्त बहुत पैसे, चुनाव में बड़ा पैसा खर्चा होगा। नेता नर्सरी बंद हो चुकी है, तो कौन लोग सफल होंगे? जिनके पास पैसा होगा वो लोग राजनीति में सफल होंगे। इस बात को लोगों को जानना चाहिए कि ये बात सच है कि गलत है। वैसे एक चीज जरूर कहूंगा कि 2027 का जो चुनाव है, राजनीतिक पार्टियों के लिए वोट के साथ साथ गैस की भी एक चुनौती वाला चुनाव है प्रत्याशियों के लिए। अब विधायक अगर वोट मांगे जाए महीने से तो जनता कहे पहले गैस दिलाओ, और गैस अभी तो वो रिस्क अपने है घर जाने में में। नहीं दिला पा रहा है, तो जनता गैस कहाँ से दिलाएगा? वो वादा तो देखिए, चुनाव में दारू, मुर्गा, शराब तो सब बांटे थे, लेकिन जब मुर्गवा गैसिया रहे तब तो बने। जनता कह रही है कि पहले गैस ये का तो इंतजाम आपने करो। बड़ी चुनौतीपूर्ण बात कह दी। अरे सर, नाले की गैस है ना। ये बड़ी मुश्किल काम है। मुर्गा पकेगा कैसे जी? ये कंप्लीट पूछेगा करें बीरेन किससे? जी। तो ये महत्वपूर्ण बात है। अभी एक भी नेता ऐसा कोई सामने नहीं आया है जो ये ऐलान करे कि हम गरीबों को गैस दिला देंगे। तो ये चुनाव, ये रैलियां, देखिए आप पंचायत चुनाव में आपने देखा होगा तैयारी शुरू हो गई, रोजा इफ्तार भी खाया लोगों ने, लेकिन कोई नेता गैस के लिए हाथ नहीं बढ़ा रहा है। तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि अब बस करो साहब, तो सुनिएगा कि बस करो, अब बस भी करो नेताजी। फूल सा ये मुल्क अब मुरझा रहा है, और सियासत और इंसानियत का फर्क अब बच्चे बच्चे को समझ में आ रहा है। और बहुत भरोसा था, बड़ी उम्मीद लगाई थी, उम्मीदें बिखरी पड़ी हैं, भरोसा करा रहा है। यूं तो बात हाथ से निकल ही गई है। अब सुन सको तो सुनो, देश पुकार रहा है, हो सके तो खत्म करो अंधेरी रात को, एक नया सवेरा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बहुत शुक्रिया वीरेन जी आपका, ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट, फीडबैक और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, इस परिचर्चा का दूसरा चरण शुरू कर